फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफ। इस वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने के नियम को डिस्कस करूंगी। यह टेंस डिस्कशन का पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले भी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें टेंस और सेंटेंस को ब्रीफली बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं क्लैरिफाई की हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पिछली वीडियोज को देखिए, तब ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देन स्टार्ट करती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सामान्य वर्तमान काल। फ्रेंड्स, टेंस के पार्ट 2 वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को अच्छे से डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। अगर वाक्य में नहीं शब्द आता है तो वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है। अगर नकारात्मक वाक्य आए तो हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, इसका हमको ट्रांसलेशन करना है। तो आइए देख लेते हैं क्या रूल्स हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य में डू, डज नॉट और डू नॉट हेल्पिंग वर्ब लगता है। फ्रेंड्स, आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि कहाँ डज लगता है, कहाँ डू लगता है। तो हम आपको बता दें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगता है। आइए देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन का कर्ता। ही, सी, इट, नेम ये सब एक वचन के कर्ता हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स होता है बहुवचन। आई, वी, यू, दे ये सब बहुवचन के कर्ता में आते हैं। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बता दें कि आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ही, सी, इट, दे ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डज नॉट कहाँ लगता है और डू नॉट कहाँ लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम रूल के विषय में देख लेते हैं, अनुवाद करने का नियम। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, इसका हमको अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना है। इसका देख लेते हैं कि कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा, क्या रूल है इसके। सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, प्लस डू नॉट या डज नॉट लगता है, प्लस मेन वर्ब लगता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, प्लस। फ्रेंड्स, रूल हमने देख लिया है। अब इसके आगे हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, इसमें नहीं वर्ड आया है। नहीं वर्ड आया है, जाहिर सी बात है ये नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। ऊपर हमने नियम अच्छे से बता दिया है और क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी हमने बता दिया है। नियम में देखिए, रूल में चल के देखिए। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वह स्कूल नहीं जाता है। स्कूल न जाने का काम कौन कर रहा है? स्कूल न जाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, मीन्स वह सब्जेक्ट हुआ। और रूल में लिखा गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने सबसे पहले ही लिख दिया सब्जेक्ट। उसके बाद डू अथवा डज नॉट अथवा डज नॉट लिखना है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, इस वजह से यहाँ पे डज लिखा जाएगा। और उसके बाद प्लस नॉट लिखा जाएगा। और उसके बाद रूल में दिया है मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब लिखा जाएगा। जाना, गो मीन्स जाना होता है, एंड देन गो के साथ प्रीपोजिशन टू आता ही आता है, तो टू लिख दिया गया, एंड देन स्कूल लिख दिया गया। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या कंप्लीट होता है? ही डज नॉट गो टू स्कूल। वेरी इजी है, कितना सिंपल है ना। रूल के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को रखते गए अरेंज करके। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा, फिर डू नॉट या डज नॉट में से किसी एक को रखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एंड देन ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद अगर कुछ आता है तो ETC में सब लिखते जाएंगे। ओके, चलिए हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, दूसरा देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाती हूँ। मैं, यहाँ पे कर्ता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? मैं की इंग्लिश होती है आई। हमने आई लिखा। उसके बाद हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब।
डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक लिखना है। आई, देखिए आई प्लूरल सब्जेक्ट में आता है ना, आई प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, बहुवचन का करता है, इसीलिए आई के साथ डू लगेगा, हमने डू लगाया और प्लस नॉट लगाना है, नॉट भी लगा दिए यहाँ पे। एंड देन मेन वर्ब लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो पढ़ाना, पढ़ाना यहाँ पे मेन वर्ब हुआ, मुख्य क्रिया हुआ। टीच मीन्स पढ़ाना होता है, हमने टीच लिख दिया, टीच का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच ही होगा, टीच टाट होता है, तो उसका फर्स्ट फॉर्म हमको लगाना है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म लिखा। एंड देन हम अंग्रेजी की इंग्लिश लिख दिए, इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हम किताब नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वी। अब हमको देखना है कि वी प्लूरल फॉर्म में आता है, प्लूरल फॉर्म में, तो फिर वी के साथ क्या है? डू लगेगा, डू नॉट वी के साथ। आप लोग देख लीजिए, वी के साथ डू नॉट लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वी के अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। डू नहीं है तो हम डू नॉट लगाएंगे। वी डू नॉट रीड द बुक, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कंप्लीट हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, यहाँ सब्जेक्ट तुम हो गया, यू हमने लिखा, इसमें हमको भरना है। इसमें ये देखना है कि सब्जेक्ट यू है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, देख लेते हैं। यहाँ पे यू प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है तो इसके साथ डू नॉट लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? डू भरना है, डू एंड देन नॉट लगा ही है। यहाँ पे देखते हैं कि मेन वर्ब, नॉट के बाद यहाँ पे दिया है रूल में मेन वर्ब लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देख लेते हैं, खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे प्ले लिखेंगे। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, राधा खाना नहीं पकाती है, राधा सिंगुलर फॉर्म में है, राधा सब्जेक्ट है, राधा सिंगुलर फॉर्म में है, तो राधा के साथ लगेगा डज नॉट, राधा डज नॉट कुक दी फूड। फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देखा है। नेगेटिव सेंटेंस में एक ऐसा भी वाक्य आता है जिसमें कभी नहीं लिखा रहता है, उसमें उसका अनुवाद एक अलग तरीके से होता है, जैसे वह स्कूल कभी नहीं जाता है। तो इसका रूल, इसका जो ट्रांसलेशन करने का नियम है वह सिंपल नहीं वाले से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, दोनों के ट्रांसलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। देखते हैं वह स्कूल कभी नहीं जाता है, इसका का क्या, इस वाक्य का कैसे अनुवाद होता है, देखते हैं। इसका अनुवाद करने का जो नियम है यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं एंड देन नेवर लिखते हैं, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, प्लस वर्ब जो मेन वर्ब है उसके फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ही एस या ई एस लगता है, बट यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो कभी नहीं वाला नकारात्मक वाक्य आता है उसके मेन वर्ब में भी एस या ई एस लगता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। एस या ई एस वैसे ही लगेगा जैसे सिंपल सेंटेंस में लगता था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है, प्लूरल आएगा तो एस या ई एस नहीं लगेगा। एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है प्लस ETC। देखते हैं कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं। एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाएंगे, उसके बाद नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे, नेवर। उसके बाद मेन वर्ब है जाना, गो लिख देंगे। गो में एस या एस इसलिए लगेगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है ही वो
सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए गो में ES लगेगा। और ES क्यों लग रहा है, S क्यों नहीं लग रहा है, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है पार्ट 2 वीडियो में, कहाँ S लगेगा, कहाँ ES लगेगा। तो आप प्लीज बैक वीडियो में जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस, पार्ट 2 वीडियो में हमने अच्छे से शेयर किया है, उसमें अच्छे से बताया भी है कि कहाँ पे ES लगता है, कहाँ पे S लगता है। तो प्लीज़ आप बैक वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ही नेवर गोज टू स्कूल, इसका ट्रांसलेशन हो गया ही नेवर गोज टू स्कूल। आगे देखते हैं, मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ भी कभी नहीं वर्ड आया है। तो जो इसका जो ट्रांसलेशन है सिर्फ नहीं वाले वर्ड के ट्रांसलेशन से डिफरेंट होता है। जैसे मैं नहीं पढ़ाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन दूसरे तरीके से होगा, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ, अगर कभी नहीं वर्ड आता है तो इसका ट्रांसलेशन इस रूल के अकॉर्डिंग होता है। ओके, रूल के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद कभी नहीं के लिए नेवर लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगता है। S या ES वहीं लगता है जहाँ जो सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म में हो। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है नहीं, प्लूरल फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में है। आई को हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रीड लिखा गया है, इसमें S या ES नहीं जोड़ा गया है। आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी 2-3 टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एस-नो टाइप, फर्स्ट है एस-नो टाइप। इसमें इस प्रकार के वाक्य में क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है। जैसे देखिए, क्या वह स्कूल जाता है। इस एस-नो टाइप के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले ही क्या जरूर दिया रहता है। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह खाना खाता है, क्या वह खेलने जाता है, ऐसे करके दिया रहता है। क्या सबसे पहले आता है। इसका जो ट्रांसलेशन करने का नियम है वो यहाँ पे है। जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या सबसे पहले आता है वाक्य में, तो फिर इसका अनुवाद इस तरीके से किया जाता है। अनुवाद के नियम को देखने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसको एस-नो टाइप क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा कि क्या वह स्कूल जाता है, तो हम इसका आंसर डिटेल में ना दे करके सिर्फ इतना भी कह सकते हैं एस। अगर वो स्कूल जाता होगा तो आप कह सकते हैं कि एस, अगर वो स्कूल नहीं जाता होगा तो आप कह सकते हैं नो। इसीलिए इसको एस-नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, एस-नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका जो आंसर है हम शॉर्ट वे में दे सकते हैं, एस-नो में ही दे सकते हैं, इसलिए इसको एस-नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ओके, देख लेते हैं इसका अनुवाद कैसे करते हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जब वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले डू या डज लगाते हैं। डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस मेन वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस ETC। ETC मीन्स जो इसके आगे अगर कुछ आता है तो वो जुड़ता चला जाएगा। ओके, देख लेते हैं इसका अनुवाद हम तब कैसे करेंगे। क्या वह स्कूल जाता है, सबसे पहले क्या आया है, तो रूल के अकॉर्डिंग जब क्या सबसे पहले आता है वाक्य में, तो डू या डज लगाते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पर डू लगेगा कि डज। डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ है ही सी इट नेम, ये सब सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, इस वजह से यहाँ पे डज लगेगा, सिंगुलर फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब डज। उसके बाद क्या दिया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, ही, इसके बाद ही लगाएंगे, डज ही। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना, जाता है, ये मेन वर्ब है, गो। अब यहाँ पे एस या इस तो लगना नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में एस या इस लगता नहीं है, और ना तो निगेटिव में ही लगता है। निगेटिव में जहाँ कभी नहीं आता है ओनली वहीं पे लगता है। तो डज ही गो टू, उसके बाद स्कूल लिख देंगे। स्कूल की स्पेलिंग SCHOOL। डज ही गो टू स्कूल। देखिए कितना इजी है इसका बनाना ट्रांसलेशन, डज ही गो टू स्कूल। फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो कई बार देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
हमने बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन करके 1 बाय 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। देख लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल, क्या मैं पढ़ाती हूँ। यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, जो प्रश्नवाचक वर्ड है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, सबसे पहले आया है क्या। जब वाक्य में क्या सबसे पहले आता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं, जैसा कि रूल में दिया गया है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले लगेगा ही डू या डज, बट हेल्पिंग वर्ब में डू या डज में क्या सबसे पहले लगेगा, तो डू या डज को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट मैं है, आई है, आई प्लूरल फॉर्म में आता है, हमने आपको कई बार बताया। आई वी यू दे ये सब प्लूरल फॉर्म में आता है, इस वजह से यहाँ आई है, इस वजह से यहाँ पे डू लगाए हैं हम, डू लगाएंगे। एंड देन सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट लगाए हैं। एंड देन मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब पढ़ाना, यहाँ पे टीच जो है वो मेन वर्ब है, हमने मेन वर्ब लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, डू आई टीच, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए थे, डू आई टीच, इसका हो गया ट्रांसलेशन डू आई टीच। बहुत ईजी है बनाना, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरे टाइप का जो वाक्य है वो देखते हैं, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन वर्ड। देखते हैं ये कैसा होता है। इस तरह के वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया रहता है। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो, क्या, क्यों, कैसे, कब, वो बीच में आता है, सबसे पहले नहीं आता है, बीच में आता है। वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, ये प्रश्नवाचक वर्ड सबसे पहले नहीं आया है, बीच में आया है। तो इसका ट्रांसलेशन करने का जो रूल है इस तरीके का है। वहाँ पे हम सबसे पहले डू या डज लगाते थे, बट यहाँ पे डू या डज से पहले भी हम WH वर्ड जोड़ देते हैं, वो प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिख देते हैं। सेम प्रोसेस, सारा नियम वैसे ही रहेगा, बस वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगता था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम WH वर्ड जोड़ देते हैं। WH वर्ड वो होता है जैसे जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया रहता है उसी की स्पेलिंग लिख देते हैं। हम ट्रांसलेशन का जो रूल है उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो WH वर्ड होते हैं वो कहते किसको हैं। तो देख लीजिए, ये हम साइड में WH वर्ड लिखे हैं, इसको हम WH फैमिली भी कह सकते हैं, क्योंकि WH से ही रिलेट करके ये वर्ड्स स्टार्ट होते हैं। जैसे हु, WHO हु, WHEN व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, विच, होम, हाउ, ETC, ये सब जो वर्ड्स हैं ये WH वर्ड्स कहलाते हैं। यही सब आते हैं वाक्य के बीच में, इनसे बाहर कोई नहीं आता है, यही सब आते हैं रिपीट करके। वह स्कूल क्यों जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन करने का हम रूल देख ले रहे हैं। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड आया है बीच में उसकी स्पेलिंग WH वर्ड लिखेंगे। एंड देन डू या डज लिखेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। उसके बाद डू या डज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस ETC। उसके बाद क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क्स। ETC हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर उसके आगे भी कोई वर्ड उसमें आता है तो वो उसमें जुड़ता जाएगा, एंड देन क्वेश्चन मार्क्स लगता है। आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड आया है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में। देख लेते हैं वहाँ यहाँ पे इस प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है बीच में, क्यों। क्यों की स्पेलिंग होती है वाई मीन्स होता है क्यों। वाई लिख दिए हम। उसके बाद क्या है, डू या डज में से कोई एक लगाना है। डू या डज में से कोई एक हम कैसे लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ हम सबसे पहले देख लेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, ही है। ही सिंगुलर फॉर्म में आता है, इस वजह से हम यहाँ डज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हम डज लगाएंगे। एंड देन क्या है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, ही, हम ही लिख देंगे, वाई डज ही। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या हुआ, जाना, वाई डज ही गो। उसके बाद गो के साथ प्रीपोजिशन टू आता ही आता है, टू लगा देंगे। एंड देन स्कूल लगा देंगे, SCHOOL स्कूल। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। वाई डज ही गो टू स्कूल। देखिए कितना इजी है ट्रांसलेशन करना। वह स्कूल क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू स्कूल। अगर यहीं पे रहता क्या वह स्कूल जाता है, तो ये वाई
ये वाई हट जाता और डज ही गो टू स्कूल ये हो जाता। बट यहाँ पे क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क्स बीच में आया, इस वजह से इसकी स्पेलिंग हेल्पिंग वर्ब के आगे लग जा रही है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं तो समझना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल रूल हो गया इसका। इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है ये देखिए यहाँ बीच में आया है, कहाँ। वेयर मीन्स होता है कहाँ। सबसे पहले WH वर्ड हम लिखेंगे, वेयर जो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश है ये वेयर हम लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है, डू या डज में से कोई एक लिखना है। यहाँ पे हमको देखना है कि डू लिखना है डज। सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर फॉर्म में है, एकवचन में है कि बहुवचन में है। तुम बहुवचन में आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है, इसलिए यहाँ पे हम डू लिखेंगे। एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। एंड देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है रहना, लिव मीन्स होता है रहना, लिव लिख दिए। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क्स लिख दिए। उसके बाद हम कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट हमने लिखा नहीं है, एंड देन क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। कितना इजी है। राम कब पढ़ता है, राम कब पढ़ता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है ये कब है, व्हेन मीन्स होता है कब। तो सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, वेन लगा दिए। उसके बाद हम लगाएंगे डू या डज में से कोई एक, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसलिए हम यहाँ पे डज लगाएंगे। एंड देन हम सब्जेक्ट लगा देंगे राम, एंड देन हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पढ़ना का वो होता है रेड, तो फर्स्ट फॉर्म रीड हुआ तो हमने रीड लगा दिया, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, हो गया कंप्लीट। फ्रेंड्स, आप लोगों को इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक 3 टाइप भी देखने को मिलता है, जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड भी रहता है, नेगेटिव वर्ड भी रहता है, दोनों एक साथ ज्वाइंट होकर आते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसका जो रूल है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें ऐड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। नहीं शब्द आने के बाद कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। सारा प्रोसेस, सारा रूल वैसे ही होता है जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने अभी तक करते आए हैं, बट ओनली निगेटिव के आ जाने के बाद देखना ये है कि हम जब भी लगाएंगे नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, चाहे वो क्या से स्टार्ट होने वाला सब्जेक्ट प्रश्नवाचक शब्द हो या फिर बीच में आने वाला प्रश्नवाचक शब्द हो। मीन्स क्या, चाहे वो एस नो टाइप का प्रश्नवाचक वर्ड हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, चाहे WH टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य हो, हम बस ध्यान ये रखेंगे कि हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है बस, और सारा रूल एंड रेगुलेशन वही रहेगा। देख लेते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। हमने पहले भी आपको बताया कि जब क्या से स्टार्ट होता है प्रश्नवाचक वाक्य तो सबसे पहले हम डज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डज या डू लगाते हैं। यहाँ पे ही सिंगुलर फॉर्म में है तो इसलिए यहाँ पे डज लगाएंगे, डज ही। उसके बाद दिया है नॉट नहीं आने के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, डज ही नॉट गो टू स्कूल, कंप्लीट हो गया। ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। यहाँ पे प्रश्नवाचक वर्ड जो है बीच में आया है, प्लस नॉट भी आया है। तो जैसे हम बीच में आने के बाद WH टाइप का जो वाक्य था हम करते थे उसका ट्रांसलेशन वैसे ही सेम करेंगे, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक वर्ड लिखेंगे वाई डज ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए, गो टू स्कूल। कितना इजी है, बहुत ही इजी है। आई थिंक फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो वीडियो रिपीट करके बार बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।